ये लाभ उठाना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। हम सबों के आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं हम सबों के साथ। निश्चित रूप से सर, गांधी जी ने कहा था कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। हम ऐसी शिक्षा के वशीभूत होकर मातृद्रोह करते हैं। निश्चित रूप से सर, महाकवि विद्यापति ने कहा कि बेसिल बैना सब जन मिठा, तई तई सौ जम्पौ अवठा। आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी हम सबों के मध्य उपस्थित हैं। आप कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु से जुड़े हैं। आप इससे पहले बुंदेलखंड झांसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। आदरणीय सर ने अपने जीवन की शुरुआत पडरौना के उदित नारायण पीजी कॉलेज से शिक्षण की शुरुआत करते हुए गोरख विश्वविद्यालय में अध्यापन का आपने कार्य किया। कला संकाय के अधिष्ठाता, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, अधिष्ठाता छात्र कल्याण जैसे कई प्रशासनिक पदों पर आप रहे हैं। आपको साहित्य भूषण पुरस्कार, रामचंद्र शुक्ल नामित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 11 से अधिक पुस्तकों के आप लेखक हैं। काव्यादर्श और काव्य भाषा आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में शुमार है। आपके द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक उठो अहिल्या का देश भर में सैकड़ों बार मंचन किया गया है। स्त्री दिवसीय, नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य विश्व स्त्री दिवसीय संगोष्ठी में आपका स्वागत है। हम सभी आपके उद्बोधन के आतुर हैं। आदरणीय सर। धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? जी। आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के आदरणीय राजस्थान के माननीय श्री राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, मेरे व्यक्तिगत अत्यंत आदरणीय बंधु अग्रज, जिन्हें मैं बार बार बहुत सम्मान से याद करता हूं, जिन्हें मैं अपना शैक्षणिक गुरु मानता हूं, ऐसे श्रीमान जगमोहन सिंह राजपूत जी, वसंत कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य समेत उनकी पूरी टीम, और शशिकला त्रिपाठी जी। मैं सबसे पहले वसंत कन्या महाविद्यालय के की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अत्यंत ज्वलंत विषय पर, जो इस समय उपयोगी भी है, इस संगोष्ठी का आयोजन करने का संकल्प लिया। अभी आदरणीय जगमोहन सिंह जी कह रहे थे कि बहुत ही विचार विमर्श के बाद, लगभग 4 वर्षों के मंथन के बाद आज की यह नई शिक्षा नीति हमारे सामने लागू की गई है। 2 लाख से ज्यादा ग्राम समितियों से होते हुए सांसदों, शिक्षाविदों, विचारकों, अन्य सबके साथ मिल बैठकर 2.5 लाख सुझाव आए थे। इन सारे सुझावों का मंथन करने के बाद यह शिक्षा नीति आज लागू करने की स्थिति में आई है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है कि प्राथमिक कक्षाओं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ये कोई नया विषय नहीं है। अभी आपके सामने बताया गया कि गांधी जी से लेकर अंबेडकर तक और उनके पहले
अरबिंदो घोष से लेकर विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर तक सबने इस बात की वकालत की कि अगर बच्चे को हम उसकी मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। राजपूत साहब ने कहा कि अरबिंदो घोष ने शिक्षा के विषय में 3 वाक्य कहे थे कि शिक्षा निकट से दूर जानी चाहिए, यानी जो बच्चा जानता है समझता है उसी का विकास होना चाहिए। इसी को विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य के भीतर की अंतर्निहित जो शक्ति है उसी का उद्घाटन शिक्षा है। शिक्षा कुछ बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है। बालक जो बचपन से सीखता है परिवार में मां के दूध के साथ जो सीखता है उसी को हम विकसित करते हैं। जो सीख रहा है जो समझ रहा है उसके मस्तिष्क को समझकर उसका उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि वे ही कहते थे कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कोई ऐसी नई चीज हम उसके मस्तिष्क में डाल नहीं सकते। तो आदरणीय राजपूत जी ने अरबिंदो घोष के इन तीनों बिंदुओं को लेकर के शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इससे अपनी बात शुरू की थी। हुआ ये कि 1806 में सीटी मेटकाफ ने गिलक्रिस्ट को एक चिट्ठी लिखी थी। मैं उसके हवाले से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। 1806 उसने लिखा था कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से सिंधु नदी के मुहाने तक घूम आया और मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। हर जगह लोग हिंदुस्तानी में बोलने और हिंदुस्तानी समझने वाले मिल गए। 1806 में अगर संपूर्ण राष्ट्र की यह स्थिति थी तो वह 1906-5 तक आते आते स्थिति बिगड़ क्यों गई। 1835 में मैकाले की जो शिक्षा नीति लागू हुई विलियम बेंटिंग द्वारा, जिसका उद्देश्य था कि हम बाबू पैदा करें, हिंदुस्तान पर शासन करने वाले लोग पैदा करें, उनको हमारी संस्कृति से परंपरा से कुछ भी लेना देना नहीं था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने जो माध्यम चुना वो शिक्षा थी, क्योंकि यही है जो हमारी संस्कृति से हमें जोड़ती है, परंपरा से जोड़ती है। और इसी को हम कुंठित कर देंगे, कुंद कर देंगे तो देश का युवा मानस अपनी परंपरा से न केवल कट जाएगा बल्कि धीरे धीरे हम आप देखते हैं कि एक ऐसा मानस बन गया जो अपनी परंपरा से कटा ही नहीं, उनसे नफरत करने लगा, उसकी उपेक्षा करने लगा, उसकी हंसी उड़ाने लगा, जिसका खामियाजा आज हम देख पा रहे हैं। हिंदी एक लोकतांत्रिक चेतना संपन्न भाषा है। यह मानसिक स्वाधीनता की भाषा है, लेकिन इस हिंदी को जो 1806 में पूरे देश में बोली समझी जाती थी, आगे चलकर एक थोपी जाने वाली भाषा के रूप में इसका विरोध किया जाने लगा। ये जो राजनीति आ गई, भाषाई राजनीति, उसने न केवल बाल मन को कुंठित किया, शिक्षा को प्रदूषित किया, बल्कि हमारे सांस्कृतिक चेतना के विकास में भी एक बाधक बनकर वह खड़ी हुई।
देश पर शासन करने के लिए कितने हथकंडे अपनाए गए, उसका एक उदाहरण मैं दूं। हम लोग बड़े सम्मान से नाम लेते हैं ग्रियर्सन का, और कहा जाता है कि आज तक जो भाषा सर्वेक्षण भारत का हुआ है उसमें ग्रियर्सन के अलावा किसी ने आगे कुछ बहुत नहीं जोड़ा। लेकिन उस ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि ग्रियर्सन भेदभाव के पोषक थे। आप ध्यान देंगे कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को आधार बनाकर पूरे देश की भाषा को 2 और 3 परिवारों में बांट दिया गया और यह कहा गया कि संस्कृत या हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, दक्षिण की भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, और बीच बीच में नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं कोल और नाग परिवार की भाषाएं हैं। ये जो पारिवारिक वर्गीकरण हुआ, इसने हमारी सांस्कृतिक एकता के सूत्र को नष्ट करने का सबसे बड़ा उपक्रम किया। जबकि भारत का जो प्राचीन भाषा परिवार था उसमें अभूतपूर्व एक रूपता दिखाई देती। आर्य और द्रविड़ मूल की भाषाओं में मूलभूत एकता है। इस मूलभूत एकता को पहचाने बगैर या पहचानते हुए साजिशन अंग्रेज भाषाविदों ने और उसके कालांतर वामपंथी भाषाविदों ने भाषा के आधार पर भी इस देश को कई खंडों में बांटने का उपक्रम किया। और यही कारण है कि हम धीरे धीरे जो भाषाई एकता के माध्यम से सांस्कृतिक एकता में जुड़े हुए थे, गुथे हुए थे, उससे कटते गए, विच्छिन्न होते गए। भारत की राष्ट्रीयता को अंग्रेजों ने एक भाषी नेशन स्टेट की कल्पना के आधार पर बहुराष्ट्रीयता वाला देश कह दिया, 2 राष्ट्रीयता वाला देश कह दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाषा ने जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए गढ़ा बनाया, उसने भी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को और सांस्कृतिक एकता को नष्ट करने का बड़ा पाप किया और हम उस पाप को बढ़ाते रहे। आजादी के बाद शिक्षा में, जैसा कि जगमोहन सिंह जी ने कहा, कि अनेक आयोग बने, सुधार के अनेक प्रयत्न किए गए, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी आयोग, और हर जगह एक चीज साफ बनकर आती है कि हमें बच्चे को घर की भाषा में, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह शिक्षा नीति जब यह प्रस्तावना लेकर आती है तो इसका अर्थ यह है कि तमिलनाडु का बालक तमिल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करेगा, तमिल की विभिन्न स्थानीय बोलियों में अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, केरल का बालक मलयालम में अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, आंध्र और तेलंगाना का बालक तेलुगु में अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसकी विभिन्न बोलियों में अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वह अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित होगा। तमिलनाडु का बालक जानेगा कि सुब्रमण्यम भारती कौन है और देश की आजादी की भूमिका में उनकी रचनाओं का क्या महत्व है। मलयाली के माध्यम से पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जानेगा कि शंकराचार्य कौन थे और इस देश को धार्मिक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने क्या उपक्रम किया।
बंगाल का, असम का बालक अगर बांग्ला या असमिया में पढ़ेगा तो वह अपने रचनाकारों के माध्यम से अपनी संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत से वह परिचित होगा। वह शंकरदेव को जानेगा, वह चैतन्य महाप्रभु को जानेगा, क्योंकि बिना इनको जाने, बिना अपनी सांस्कृतिक परंपरा से परिचित हुए वह आगे ज्ञान की दिशा में बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि अंग्रेजों ने जो बड़ा काम किया, उसने बाल मन से जिज्ञासा और रचनात्मकता, इन दो भावों को समाप्त कर दिया। बालक की सारी ताकत, प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी की सारी शक्ति इस बात में लग जाती है कि वो भाषा सीखे। भाषा को सीखने में वह इतना व्यस्त हो जाता है, उसकी सारी क्षमता इतनी क्षरित हो जाती है कि वह तत्व को जान नहीं पाता। बहुत अच्छी बात की राजपूत साहब ने कि तथ्य और तत्व। दूसरी भाषा में हम केवल तथ्य तक जान सकते हैं, तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते। एक अभी उदाहरण मैंने दिया, राष्ट्र। राष्ट्र की अर्थक छाया नेशन से मिल ही नहीं सकती। ठीक है, नेशन शब्द सुन करके हम तथ्य जान सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की जो शक्ति है, अर्थ छाया है, उसका तत्व है। राष्ट्र के तत्व को हम नेशन शब्द से समझ नहीं सकते। ठीक इसी तरह से भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है। हम लोग बराबर ये कहते रहते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहक है। बच्चे के बाल मन पर जो अपरिपक्व मस्तिष्क है, उसमें स्वस्थ सांस्कृतिक बीजारोपण के लिए मातृभाषा की जरूरत पड़ती है, जो यह नई शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है। दूसरी चीज कि जिसके लिए कहा गया कि उसमें जो अंतर्निहित शक्ति है, उसका उद्घाटन कैसे। बच्चे के मन में एक जिज्ञासा का भाव होता है। पराई भाषा, दूसरी भाषा, विदेशी भाषा, उसने उस जिज्ञासा के भाव को खत्म कर दिया। और बिना जिज्ञासा के भाव के बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकता। वो तो फिर रटता है, किताबी ज्ञान या रटंत विद्या जिसको कहते हैं। मातृभाषा जो घर की भाषा है, घर आंगन और पाठशाला की भाषा में अंतर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह अंतर घर आंगन और पाठशाला की भाषा में अंतर जितना बड़ा होगा, विद्यार्थी का मस्तिष्क उतना ही बोझिल होता जाएगा, उतना ही कुंद होता जाएगा। क्योंकि अपनी मातृभाषा में मां के साथ, परिवार के साथ वो बहुत कुछ सीखने का उपक्रम करता है, सीखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो संकल्पना की शक्ति है, उस संकल्पना की शक्ति के आधार पर वो बहुत कुछ अर्जित करना चाहता है। और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, मनोवैज्ञानिक उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे को खिलौना दीजिए, थोड़ी देर वो खेलता है, निहारता है, और फिर धीरे धीरे खेलने के साथ साथ वो उस खिलौने को तोड़ना भी चाहता है। कहां से जुड़ा, कैसे जुड़ा, वह उसे तोड़कर फिर जोड़ना चाहता है। ये जो रचनात्मकता है, कुछ नया करने की, कुछ नया गढ़ने की, यही शिक्षा है। इसी दिशा में आगे उसका मन बढ़े, आगे हम ले जाएं, यही शिक्षा है।
और इसलिए कहा गया कि यह प्राथमिक तक और प्राथमिक के आगे भी हमको बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। कितना दुखद और हास्यास्पद लगता है। इस वर्ष यूपी में इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला, परीक्षा फल निकला, और एक समाचार उसी के साथ प्रकाशित हुआ कि 8 लाख, हजार नहीं, 8 लाख विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यह हम लोगों के लिए डूब मरने जैसी स्थिति थी। इंटरमीडिएट में 8 लाख विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाएं, तो यह कोई आनंद का विषय नहीं है, दुख का भी नहीं है, यह शर्म का विषय होना चाहिए। लेकिन वो होता है। होता इसलिए है कि अभिभावक भी ये कहता है कि भाई फिजिक्स पढ़ो ठीक से, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, हिंदी में क्या है, हिंदी तो यूं ही जान जाओगे। लेकिन यूं ही जानने वाली चीज नहीं रह जाती, क्योंकि उसने प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक हिंदी को यूं ही समझने की कोशिश की, और जब हिंदी को यूं ही समझने की कोशिश की, कमोबेश यही स्थिति दूसरी प्रांतीय भाषाओं की भी होगी, अन्य भारतीय भाषाओं की भी होगी। जब बंगाल का बालक बांग्ला को यूं ही समझने की कोशिश करेगा, महाराष्ट्र का बालक मराठी को यूं ही समझने की कोशिश करेगा, तो वह यूं ही समझता रह जाएगा, और अंग्रेजी माध्यम से वो केवल तथ्य तक परिचित हो पाएगा, तत्व तक उसकी पहुंच नहीं बन पाती। आखिर क्या कारण है कि आज इतनी ज्यादा प्रतिभा होते हुए भी, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी, हम वैज्ञानिक खोज की दिशा में, हम दार्शनिक खोज की दिशा में, हम चिंतन की दिशा में वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं पिछले 70-75 वर्षों में, जहां हम गुलामी के दौरान भी थे। इसका एकमात्र कारण है कि जापान ने जैसे अपने भाषा के आधार पर अपना विकास किया, एक बृहत्तर युवा शक्ति विकसित की, दुनिया की सारी विकसित सत्ताओं ने अपनी भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास किया, भारत में वह नहीं हो पाया। भारत आज एक बड़ी जनसंख्या वाला विकासशील देश है, जिसमें बृहत्तर जनसंख्या युवा की है। आज जरूरी हो गया है कि इस बृहत्तर युवा जनसंख्या को हम जिज्ञासा और रचनात्मकता से जोड़ते हुए उसे संस्कार दें, उसे उसकी सांस्कृतिक परंपरा से परिचित कराएं, और उसके भीतर की जो आंतरिक शक्ति है, अंतर्निहित ऊर्जा है, उस अंतर्निहित ऊर्जा को उभारने का प्रयत्न करें, प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें। उसे हम बताएं कि इसी माध्यम से तुम तथ्य नहीं, तथ्य को जानते हुए तत्व तक पहुंच सकते हो। और मैं आभारी हूं जगमोहन सिंह राजपूत जी का, जिन्होंने इस शब्द को हमें दिया कि शिक्षा तथ्य तक पहुंचने की नहीं, तत्व तक पहुंचने का माध्यम बननी चाहिए। और यह नई शिक्षा नीति अगर ठीक से लागू की गई, कार्यान्वित की गई, और प्राथमिक विद्यालयों तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने का उपक्रम हुआ, तो निश्चित जाने अतिशीघ्र हिंदुस्तान का युवा मानस तथ्य के साथ साथ
तत्व तक परिचित होगा और वह तत्व हमारी सांस्कृतिक चेतना का तत्व होगा जो हमारी चेतना का संस्कार भी करेगा। और वह शिक्षा जो हमारी चेतना का संस्कार करे वही हमें पूर्ण मनुष्य बना सकती है। इन बातों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः श्रद्धेय कलराज मिश्र जी को नमन करते हुए अपने अत्यंत आदरणीय मित्र जगमोहन सिंह राजपूत जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से स्वामी जी ने कहा था कि शिक्षा का प्रयोजन क्या है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो हम सभी देखें तो गांधी जी के अनुसार कि मातृभाषा में हमारे सारे विचार प्रकट करने की शक्ति नहीं आ जाती और जब तक वैज्ञानिक विषय मातृभाषा में नहीं समझाए जा सकते तब तक राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा। हम सबों के बीच जल्दी ही माननीय राज्यपाल महोदय श्री कालराज मिश्र जी शीघ्र हम सबों से जुड़ रहे हैं। मैं जापान से, जापान के हिंदी भाषा के विद्वान तोमियो मिज़ोगामी जी को यहाँ पर सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए सर, आपके उद्बोधन को हम सुनने के लिए आतुर हैं। आप ओसाका विश्वविद्यालय जापान में इमरिटस प्रोफेसर हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको साहित्य और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भारतीय भाषा के विद्वान प्रोफेसर के रूप में आपकी ख्याति है। आप अपनी मातृभाषा जापानी के अतिरिक्त अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फ्रांसीसी भाषा में प्रवीण हैं। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो सिख प्रार्थना जपू जी साहब का आपने जापानी भाषा में अनुवाद किया है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपका इस मंच पर सर स्वागत है। जापानी भाषा में कहें तो कोको दे अनाता ओकांगे शिबासु। सर, आपका स्वागत है। ありがとうございます。आदरणीय महामहिम माननीय श्रद्धेय कलराज मिश्र जी और विशेष अतिथि श्री जे राजपूत जी, प्रोफेसर जे राजपूत जी और प्रोफेसर सुरेश दुबे जी और श्रीमती डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी और अन्य विद्वान और विदुषी गण, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने आज के सत्र का अध्यक्ष मुझे बनाकर मुझे गौरवान्वित कर दिया। असल में मुझे हैरानी हो रही है, इसको आधुनिक सभ्यता का करिश्मा कहें। मैं वाराणसी से हजारों किलोमीटर दूरी पर अपने गरीब खाने में बैठकर बोल रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छा होता अगर कोरोना की महामारी का संकट ना होता, मैं सीधे काशी नगर चला जाता और आपके आमने सामने बातचीत कर सकता तो और भी अच्छा होता है। कुछ आप लोगों ने कुछ जापान की चर्चा की, तो थोड़ा सा जापान के विश्वविद्यालय में विद्यालयों में हिंदी की स्थिति के बारे में संक्षिप्त में बोलूँगा, क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए मैं पूरा नहीं बोल पाऊँगा। कि बस इतना ही जानिए कि जापान में दो मुख्य हिंदी केंद्र है। एक तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, ये एक संकाय वाला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। तो मतलब इसका तो 100 वर्षगांठ 2008 में मनाया गया था, सबसे पुराना। और लेकिन उस वक्त तो ये विश्वविद्यालय नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज स्कूल।
भाषा विद्यालय था। उसके बाद ओसाका विश्वविद्यालय का फॉरेन स्टडीज संकाय जिसमें मैं जुड़ा था, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसलिए अगले साल इसका एक शताब्दी समारोह मनाई जा रही है अगले साल। और दोनों सरकारी संस्थाएं हैं और छात्रों की संख्या बराबर है। वहाँ भी 20 है हिंदी के लिए, यहाँ ओसाका में भी 20 है, और उर्दू के भी जितने उतनी ही संख्या उर्दू में है, 20 और 20। लेकिन पहले युद्ध के पहले, स्वतंत्रता के पहले हिंदुस्तानी के नाम से उर्दू लिपि में पढ़ाई जाती थी और व्याकरण पर बहुत जोर नहीं दिया जाता था। और ये सिर्फ लैंग्वेज स्कूल होने की वजह से उसका उद्देश्य व्यवहारिक था, कोई अकादमिक नहीं था। और हिंदुस्तानी के नाम से उर्दू लिपि में पढ़ाई जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था और पाकिस्तान ने उर्दू को। इस स्थिति ने जापान के मतलब दक्षिण एशियाई भाषाई शिक्षण पर बहुत प्रभावित किया था। अब हिंदी उर्दू दो अलग अलग विभाग है दोनों। खैर, उनमें कुछ उसका लंबा इतिहास अब नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक तो हमारी ओसाका यूनिवर्सिटी की, ओसाका विश्वविद्यालय की उपज है, ये आपको दिख रहा है, इतना ये दिख रहा है। ये 2006 में हमारे गुरुजी प्रोफेसर कोगा, वो अब तो अवकाश प्राप्त है, उन्होंने दिन रात एक करके 40-50 साल लगा के इतना महान हिंदी जापानी शब्दकोश का संपादन किया था। और ये चूंकि जापानी हिंदी जापानी शब्दकोश है, इसलिए दुनिया भर में नहीं जाना जाता। लेकिन ये देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो मकग्रेगा का हिंदी इंग्लिश, ये सबसे अच्छा द्विभाषीय कोश माना जाता था। लेकिन इससे मोटा कहीं अधिक संख्या, ये देखिए 1400 पृष्ठों में 1 लाख से ज्यादा शब्द शामिल है। और इसकी विशेषता है, एक एक शब्द के लिए कई उदाहरण दिए गए। केवल शब्द तू शब्द ये नहीं है, व्याख्या नहीं है, उदाहरण दिए गए हैं। ये मतलब 7 जन्मों में भी हमारा ये काम नहीं होता। खैर, ये तो हमारे ओसाका की उपज है, गौरव के साथ कह सकता हूँ। खैर, देखिए, सीधे की बात में आना चाहता हूँ। हिंदी तो कहने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी बहुत सक्षम भाषा है और हिंदी में बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये आप लोगों, भारतीय लोगों में हिंदी में हीनता क्यों है, समझ में नहीं आता। कुछ मैं आपके प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के सर्वत्र हिंदी में बोलने का भी छात्रों पर अच्छा असर डालता है, जिससे उनके मन में, बच्चों के मन में, जापानी बच्चों के मन में हिंदी सीखने उत्साह तथा प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। सन 2014 में वे प्रधानमंत्री बनने के बाद विकसित देशों में सबसे पहले जापान आए थे।
उसके पहले मैंने उनको चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था कि सर आप जापान में तो हिंदी में ही बोलें, अंग्रेजी में बोलें तो भी भाषा रखा जाएगा, अगर भाषा रखा जाएगा तो हिंदी में ही बोलें। उन्होंने यही किया था और उनका विदेशों में भी हिंदी बोलने का सिलसिला संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका तक चढ़ा और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के साथ भी हिंदी में बोलकर उनका मन जीत लिया था। उसका सुफल तो सन 2015 के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अतिथि के रूप में ओबामा के उपस्थित होने के रूप में मिला था। इसे मैं कहता हूं मोदी जी की राजनयिक जीत। पिछले साल ओसाका में आयोजित भारत, अमेरिका व जापान की त्रिदेशीय शिखर वार्ता में मोदी जी ने हिंदी में बहुत बढ़िया बात कहकर तो और दोनों नेताओं को कर दिया था कि जापान का जा, अमेरिका का आ और इंडिया का ई मिलाकर जय होगा। लेकिन यहाँ मुझे हिंदी की एक प्रतिकूलित चर्चा भी करनी होगी। आप लोगों ने हिंदी फिल्म, हिंदी मीडियम देखी होगी, मैंने भी देखा। वो बहुत मजेदार और मनोरंजक फिल्म थी अवश्य, लेकिन वो हिंदी प्रेमियों को ठोस पहुंचाने वाली कहानी थी, क्योंकि उसमें इस हकीकत को खुले दिखाया गया कि हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दूसरी श्रेणी के नागरिक है। आप जरा ये सोचें कि देश के प्रधानमंत्री जी जब सप्रेम और सगर्व हिंदी बोलते हैं तो फिर भला कैसे कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी श्रेणी के नागरिक है। ये बहुत ही चिंता की बात है कि हिंदी प्रदेश के कुछ राज्यों में अभिभावकों की मांग से प्रारंभिक पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया है। ये इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र में भी इस तरह की राय रखने वालों को प्यार से मना किया जाना चाहिए था। आप ये गलत न समझें, अंग्रेजी के शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। देखिए कि जापान में अब तक 25 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सभी जापानी भाषा के माध्यम से पढ़े हुए विद्वान हैं। उनमें से 3 को छोड़कर शेष सभी वैज्ञानिक है। हाँ, शोध अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन सोचते हैं जापानी में। एक बहुत दिलचस्प बात सुनाऊं कि नोबेल पुरस्कार के वितरण के बाद स्वीडन के स्टॉकहोल्म के राजमहल में प्रत्येक विजेता के अपना अपना भाषण देने की परंपरा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सभी अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन सन 2008 में भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त जापानी प्रोफेसर डॉक्टर मास्कावा तोशिहिदे ने ये कहकर जापानी में भाषण दिया था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। भला क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला हो और उस विजेता ने
स्टॉकहोल्म के राजमहल में हिंदी या किसी भारतीय भाषा में भाषण दिया हो। मैं चाहता हूं अगर ऐसा युग आया तो हिंदी का सही माने में हिंदी का युग आ गया। खैर, मेरा कहना यह था कि प्रारंभिक पाठशाला की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा की नींव मस्तिष्क में मजबूत होने से पहले विदेशी भाषा को थोपना बच्चों के लिए व्यर्थ का बोझ डालना है, ऐसा बहुत मनोवैज्ञानिक मानते हैं। हिंदी के प्रचार में सबसे बड़ा घटक कारण अंग्रेजियत है। अंग्रेजी का महत्व सर्वविदित और निर्विवाद है, सबको सीखनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा के परिणाम पर नहीं। आखिर हिंदी वालों को स्वयं हिंदी में क्यों हिम भावना है? मैं डॉक्टर कामिर बुर्के की बहुत प्रसिद्ध कथा का स्मरण आपको दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, संस्कृत भाषा उनके लिए राजमाता है, हिंदी उनके लिए बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानियन है। अब ये कौन कह सकते हैं? आप लोगों में कौन कह सकते हैं? हिंदी को महारानी मानने वाले ही है। मैं डॉक्टर कामिर बुर्के जैसे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकूंगा कि हिंदी मेरे लिए दिल की भाषा है, दिल की भाषा है, और अंग्रेजी मेरे लिए जरूरत की भाषा है, इल्म की भाषा है। बस स्वेच्छा से नहीं सीखी है अंग्रेजी, लेकिन हिंदी मैंने स्वेच्छा से सीखी है। हाँ, थोड़ा सा मैं अपना विज्ञापन, ये इंडिया टुडे पिछले साल साहित्य वार्षिकी विशेषांक निकला नवंबर में, इनमें मेरी आत्मकथा है, हिंदी सीखने के वे दिन। ये पढ़िएगा। इसमें हाँ, डॉक्टर शशिकला जी के पास का संस्मरण है, हिंदी सीखने के वे दिन, कोई 7 पन्ने में लिखा है। उनमें मैंने कितने कष्ट के साथ हिंदी सीखी है और उसका कितना आनंद मिला, ये सब बातें लिखी है। और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए बस इतना समाप्त करता हूँ। और जय हिंद और जय भारत। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम इतने सुंदर उद्बोधन के लिए। मुझे याद आ रहा है जेएनयू के वो दिन जब आपने साला के कॉन्फ्रेंस में मुझे भारतीय रुपयों पर लिखे गए शब्दों को आपने पढ़ना सिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सबों के बीच माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी हम सबों के साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय महोदय, त्रिदिवसीय नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य विषयक आभास्य संगोष्ठी में राज्यपाल महोदय का स्वागत है। माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां महानुभाव। भारतीय राजनीति के प्रमुख हस्ताक्षर और वर्तमान में राजस्थान के आप राज्यपाल हैं। आप पूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। आपने विभिन्न दायित्वों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दिशा दी है।
आपने आपातकाल के दौरान 18 माह आप जेल में भी रहे हैं। आपने 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में आप लोक निर्माण, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा मंत्री का दायित्व निभाया है। 1963 से राष्ट्र हित के हेतु निरंतर आप चिंतन करते रहे हैं, अग्रसर होते रहे हैं। सर, जब मैं आपके ट्विटर अकाउंट को देख रही थी तो मुझे बहुत सुंदर पंक्ति संस्कृत में लिखी दिखाई दी कि अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक सुभाषिता, अर्थात अच्छी तरह बोली गई मधुर वाणी बहुविधि मानव का कल्याण करती है। आप बहुविध वाणी प्रेरक हैं। आपने लिखा कि जीवितांग ज्योतिरभ्य ही, जो जीवित है प्रकाश की ओर चलते हैं, अर्थात सदैव उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। आपका कृतित्व और व्यक्तित्व और चिंतन उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। आपकी ही पंक्ति से कहें कि वाणी के घावों को भर दे ऐसा कोई अनुसंधान नहीं, मधुर बोलकर जीत लो जग को, सबसे बड़ा वरदान यही। मनसा वाचा कर्मणा का एकत्व आपके जीवन में देखा जा सकता है। पुनः पुनः आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्री कालराज मिश्र जी। आदरणीय सर। सभी को नमस्कार। अपना भाषण करने के पूर्व मैं पूर्व राष्ट्रपति और देश के बहुत ही देश को दिशा देने वाले, जो चतुर्दिक व्यक्तित्व के धनी थे, जो राजनीति में अजातशत्रु थे, और जब जब भी उनको मंत्रालय संभालने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे विदेश मंत्रालय रहा हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री रही हो, सभी में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया था। ये एक आदर्श राजनेता थे। ऐसे दादा प्रणब मुखर्जी जी हमारे बीच में नहीं हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात मैं अपना भाषण प्रारंभ करूंगा। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि प्रोफेसर JS राजपूत जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, पद्मश्री जो आज के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर टोमियो मिज़ोकामी जी, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी, SN दुबे जी, प्रोफेसर अलका सिंह जी, तथा जो भी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सम्मानित सभी विद्वज्जन, सभी भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है जिस पर 3 दिन तक लोग अपना विचार मंथन करेंगे और निष्कर्ष रूप में निश्चित रूप से पूरे देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, वह विषय नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर क्या लोगों का विचार है, इसके बारे में चर्चा होगी। और अभी प्रोफेसर JS राजपूत की, सुरेंद्र दुबे जी की और स्वयं शशिकला त्रिपाठी जी की जो वार्ता सुनी, विचार सुने, और साथ ही साथ हमारे टोमियो मिज़ोकामी जी ने जिस ढंग से स्वभाषा के प्रति कैसा स्वाभिमान होना चाहिए, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सहज रूप से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है, और उसी का परिणाम था कि उस आकर्षण के कारण ही उन्होंने स्वयं ये बताया कि स्वेच्छया हिंदी सीखने की उनकी मानसिकता बनी, और स्वेच्छया हिंदी सीखकर उसमें विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए, डॉक्टर की योग्यता प्राप्त करते हुए
आज जापान में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। ऐसे मिजो कामी जी, इन सब लोगों के विचार से मिला बड़ा विद्वतापूर्ण विचार था। जयेश राजपूत जी ने 19वीं सदी से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की दृष्टि से प्रयास हुआ, अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा के माध्यम से जिस ढंग से यहाँ के आम नागरिकों के, यहाँ की पीढ़ियों को यहाँ के संस्कृति से विमुख करने का जो प्रयास किया गया, इसके बारे में भी बातें सामने उभर करके आई हैं। और स्वाभाविक रूप से बहुत ही विचार मंथन के पश्चात ही आज की नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। इसी चर्चा स्वयं जयेश राजपूत ने किया है। उन्होंने बताया कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो भी शिक्षाविद रहे हैं, जो भी संस्कार और परंपरा संस्कृति इसके प्रति विशेष रूप से रुचि रख करके कार्य करते रहे हैं, संस्कारों की कैसे महत्ता बढ़ती है, संस्कार क्षम कैसे लोग होते हैं, भाषा का क्या महत्व है, ये सारे ऐसे सब लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही आज की शिक्षा नीति बनी है। और इसलिए इस पर उन्होंने विचार व्यक्त किया है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मुझे आज इस 3 दिवसीय मंथन, नई शिक्षा नीति के मंथन पर आपने उद्घाटन करने की दृष्टि से आमंत्रित किया है। मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूँ और इस विषय को रख करके विचार मंथन के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। मैं वाराणसी में ही पढ़ा लिखा हूँ, वाराणसी से ही मेरा जीवन प्रारंभ होता है और वाराणसी से ही मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने की दृष्टि से संकल्प लिया था। और वहीं से मैं 1963 में पूरा तोड़ करके मैं निकल पड़ा था राष्ट्र कार्य करने की दृष्टि से, ये संघ कार्य करने की दृष्टि से। और इसलिए वसंत महाविद्यालय मेरा 2 बार जाना हुआ, एक कमच्छा में जो है कन्या विद्यालय, और यहाँ राजघाट पर भी एक बार मेरा आना हुआ है, संभवतः 1997-98 में, ऐसा मुझे स्मरण है। तो मेरा तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है, एक आत्मीयता का लगाव है। और इसलिए जब शशिकला जी ने कहा कि ये हम करना चाहते हैं, तो एक तो मेरे मन के अंदर प्रलोभन पैदा हुआ कि इतने विशिष्ट लोग रहेंगे जिनका विचार मुझे सुनने को प्राप्त होगा, मैं उससे लाभान्वित हूंगा। और इसलिए सहज रूप से मैंने स्वीकार कर लिया, अपने लाभ की दृष्टि से स्वीकार किया। और ये ठीक है कि अभी मंथन के बाद जो भी निकलेगा वो देश का लाभ होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए वसंत महाविद्यालय इतने वर्षों से चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा का केंद्र भी है। यहाँ से निकले हुए लोग पूरे विश्व में कहीं न कहीं जाकर अपना एक स्थान बनाए हुए हैं। और इसलिए मैं जो वसंत महाविद्यालय का लोगो है, ये बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है, अप दीपो भव, अर्थात प्रकाश दीपक या गुरु स्वयं बनो। यह वसंत महाविद्यालय राजघाट के लोगों में भी अंकित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त दार्शनिक एवं शिक्षक जिद्दू कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा थोपी नहीं जा सकती, उसे स्वयं सीखना और अध्ययन करना होता है। गुरु के ज्ञान रूपी चिंगारी को शिक्षार्थी किस तरह रोशनी में परिणत कर सकता है, यह उसके ज्ञान पर आधारित होता है, जिसके बारे में हमारे विद्वान लोगों ने, विद्वत जनों ने अपने विचार व्यक्त करते समय स्वयं बताया है। शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध हेतु भाषा का महत्व सर्वाधिक, बहुत अधिक है। भाषा के बारे में कैसा बताया जाए,
और मैं कहता हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो अन्योन्याश्रित संबंध है वो भाषा का है। बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, भाषा नहीं तो व्यक्तित्व नहीं, उसे उभार नहीं। और इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा अत्यंत आवश्यक है। और इसी के एहसास के लिए, इसी की अनुभूति के लिए स्वामी जी का नाम आया, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करना ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है, होगा। आत्मविश्वास कब जागृत होगा? जब व्यक्ति एक एक विषय के बारे में निष्णात होगा, उसको अच्छी जानकारी होगी, उसको लगेगा कि इस पर मेरी पकड़ है, मेरी पकड़ है, तो आत्मविश्वास का जागरण होगा। और जब आत्मविश्वास का जागरण होता है, वही अनंत शक्ति कही जाती है, वही परमेश्वर कहा जाता है, और कोई परास्त नहीं कर सकता। स्वामी जी ने इसी को उद्घाटित करने के लिए शिक्षा को एक प्रमुख अंग माना था। और वो शिक्षा उस भाषा से आ सकती है जिसके माध्यम से परिवार के अंदर भी संस्कार प्राप्त होता है, और जिसके माध्यम से समाज के अंदर भी संस्कार प्राप्त होता है। वो मातृभाषा है। मातृभाषा से संस्कार, संस्कृति, परंपरा सबका अभी लोगों ने उल्लेख किया, वो हमें प्राप्त होती है। अगर उसकी जानकारी नहीं है, मातृभाषा का एक एक शब्द, वो शब्द वहां का इतिहास लिए हुए है, वो शब्द वहां के संस्कार से संस्कारित है, वो शब्द वहां की संस्कृति को व्यक्त करता है। और इसलिए तत्व शब्द का प्रयोग इन्होंने बड़ा उचित था। ये शब्द तात्विक है, इसको आत्मसात करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। और इसलिए शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बहुभाषी देश भारत में संपर्क और शिक्षा के लिए दो भाषाएं, स्थानीय भाषा तथा हिंदी या अंग्रेजी की प्रधानता है। अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैं तो यही कहता हूं कि स्थानीय भाषा हिंदी पहले आर्यों के समय में संस्कृत थी, और संस्कृत का मैं समझता हूं कि विद्वज्जन है, सबको पता है कि उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत समान रूप से असर था। और इसे दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, संस्कृत का प्राबल्य है, वो चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, ये सब में संस्कृत का प्राबल्य है। इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक संस्कृत भाषा के कारण सांस्कृतिक एकता और भौगोलिक एकता विद्यमान थी आर्यों के समय में। और उसी संस्कृत के आधार पर ही संस्कार और परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। तो उस समय भाषा के महत्व था। तो आज ये हमारे लिए तो विशेष महत्व रखता है। पूर्व में हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों से कुछ असंतोष की लहरें उठती रही हैं, इस काल में प्रारंभ हुआ है। और वो भी राजनीतिक दृष्टि से हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक स्वार्थ गठित करने की दृष्टि से लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना को जगाकर उनके भावना का शोषण करने के लिए ये दुर्दशा पैदा की गई। नहीं तो उसको लेकर किसी प्रकार के विभेद का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। हिंदी भाषी राज्यों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यजनक था, मैकाले के शिक्षा का और संस्कार का परिणाम था, उनकी नीति का परिणाम था। और इसलिए अब जैसे शशिकला जी ने कहा कि हिंदी के प्रति हिंसा का भाव नहीं, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। मैं इसलिए अस्वीकार करता हूं, मुझे भी विदेशों में जाने का मौका मिला है और कई देशों में जाने का मौका मिला। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने हर जगह हिंदी भाषा में अपना भाषण किया है, हर जगह। लोगों ने उसको पसंद किया। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है। जापान की बात अभी आपने बताया, मैं जापान में भी गया था। वहां हिंदी के प्रति लोगों का सम्मान का भाव था। और सबसे अच्छा तो मुझे जर्मनी में लगा था। फ्रैंकफर्ट में मेरा भाषण हुआ था और मैंने बिल्कुल हिंदी बोला था, और हिंदी से जर्मनी में ही लोगों ने ट्रांसलेट किया था। वहां के लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की। जहां जहां भी जाना हुआ, लोगों को लगा कि अपने भाषा में बोलकर अपने स्वाभिमान को व्यक्ति प्रकट करना चाहता है, तो स्वाभिमान का सम्मान लोगों ने किया।
और हिंदी का वर्चस्व क्रमशः पूरे विश्व में स्थापित होता जा रहा है। लोग उसे ग्रहण करते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी, दक्षिण में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब तो दक्षिण के राजनेताओं को भी लगने लगा है कि अरे जब तक हिंदी नहीं जानोगे तब तक अखिल भारतीय स्तर के नेता नहीं हो सकते हो। इसलिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। हिंदी की तरफ आकर्षण बढ़ा है। ऐसे मन के अंदर ये भाव, इस भाव को स्थान नहीं देना चाहिए कि हिंदी के प्रति घिनत्व का भाव है। ये मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद वर्तमान में अध्यादेश सीधे हिंदी में तैयार क्यों न हो और न्यायालय द्वारा जनता की भाषा में न्याय क्यों न दिया जाए, इन सब बिंदुओं पर वर्षों से चर्चा होती आई है। अभी भी मंथन करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषी राज्यों की संतुष्टि हेतु त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव आया। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिण भाषा पढ़ाई जाए और अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी पढ़ाई जाए। शिक्षा के माध्यम का यह मुद्दा विचारणीय है। 21वीं सदी के भारत में भारतीय किस भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए जिससे उनकी आकांक्षाओं के आकाश में कोई अवरोध न हो और उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। यह सत्य है कि आज हम स्थानीय और वैश्विक दोनों हैं। अतएव एक तरफ हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपने सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, तो दूसरी तरफ विश्व भर में अपनी आर्थिक सामर्थ्य, संस्कृति और प्रतिभा से जगमाते भी रहना चाहते हैं। किस भाषा में भारत की नई पीढ़ी शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त हो, यह विचारणीय प्रश्न है। विचारों की अभिव्यक्ति अपने भाषा में विशेष अच्छी तरह से हो सकती है, लेकिन अगर दूसरी भी भाषा सीख लिया तो जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस भाषा में भी करते हुए लोगों को अपने स्वाभिमान के साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंग्रेजी में बोले थे, लेकिन अंग्रेजी में भारतीय संस्कृति का मूल भाव लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, जिससे कारण आकर्षित होकर सब लोगों ने साधु साधु कह करके उनकी प्रशस्ति की थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है। नई शिक्षा नीति में 1 से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए मातृभाषा पर जोर दिया गया है। निस्संदेह इससे बच्चे सहज रूप से ज्ञान संपदा को ग्रहण करेंगे, सृजनात्मक होंगे और लोक संस्कृति के संवाहक भी बन सकेंगे। इसके माध्यम से अपने जिज्ञासा को भी उचित तौर पर पूर्ण भी कर सकेंगे। इससे भाषा का संवर्धन हो सकेगा और मातृभाषा का मान बढ़ेगा। यह भाषाई रूप में नई पीढ़ी को सशक्त भी करेगी। मातृभाषा के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। बच्चा अपने परिवेश के मुताबिक सहज रूप से बहुत कुछ सीख लेता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। किंतु मातृभाषा, राजभाषा और अंग्रेजी की प्रयुक्तियों के परस्पर अंतर विरोध के जो बिंदु उभरते हैं, उनसे कई शंकाएं पैदा होती हैं। बस सही है। रोजी रोटी के मसले पर इंसान प्रवासी या वैश्विक हुआ है, फिर मातृभाषा के बाद वह अंग्रेजी भाषा का चयन करे या हिंदी का। ये हिंदी का तो चयन आवश्यक है, लेकिन ये आज के सामने समस्या खड़ी हुई है। क्या किसमें जाए? व्यावसायिक आधार पर हम कैसे सक्षम हो सकते हैं? लोगों के मन मस्तिष्क में यह है कि व्यावसायिक आधार पर अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। उसका जीवन एक ही प्रदेश में व्यतीत हो, ऐसी अनिवार्यता सुनिश्चित होगी क्या? एक और शिक्षा का निजीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में प्रवेश का प्रावधान और दूसरी मातृभाषा को शिक्षा माध्यम बनाया जाना विरोधाभास जरूर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रश्न उठाया था डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी देवी, इस बात से अगर अंग्रेजी के बारे में नहीं लोग सोचेंगे या उसको क्या करेंगे, तो
कैसे इसको हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले काल में, मेरे हिसाब से ऐसा मैं अनुभव करता हूं, ये जो विरोधाभास है, आने वाले काल में जिस तरीके से हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है और हिंदी भी लोगों के प्रति एक आदर सत्कार का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उनके व्यक्तित्व को उभारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदी जानने के पश्चात भी व्यावसायिक दृष्टि से भी लोग काफी सक्षम हो सकते हैं, समर्थ भी हो सकते हैं। उपभोक्ता भी ज्यादातर हिंदी वाला है, और उपभोक्ता भी ज्यादातर जब हिंदी वाला है तो जो भी माल देंगे, जो भी सामान देंगे, जो भी लोगों के साथ जुड़ेंगे, वो भी हिंदी सीखने की दृष्टि से बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, वैश्विक स्तर पर भी। जब वैश्विक स्तर पर ही होगा तो मैं समझता हूं कि अब वो उतनी परेशानी नहीं जाएगी जैसा हमें अभी लगता है, जो हम लोगों के मन के अंदर आशंका पैदा होती है। जब तक अंग्रेजी हम नहीं जानेंगे तब तक व्यवसाय भी ठीक से नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इसका समाधान होगा, ऐसा शंका जो आ रही है मेरे मन में, उसका उत्तर भी यही लगता है। शिक्षा का माध्यम और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भाषा का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इनके संदर्भ में हिंदी का वैशिष्ट रेखांकित किया जाता है। वस्तुतः हिंदी कई बोलियों, मातृभाषाओं का समुच्चय है। यह स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान प्रतिरोध की भाषा बनी, राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुई और स्वतंत्र हुए भारत में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अंग्रेजी को विकल्प के रूप में तब तक के लिए अधिकृत किया गया जब तक हिंदी को सर्व स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हो जाती। वस्तुतः यह है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, भारतीय प्रतिभा के प्रभुत्व, आयात निर्यात के गुणा भाग, प्रवासी लेखन और फिल्मों के माध्यम से वैश्विक महत्व प्राप्त हुआ है। सूचना क्रांति की सकारात्मकता परिणत हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के कंप्यूटर मैत्री में भी दिखाई देती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो एक वैश्विक मंच है। वहां उठाए गए मुद्दों की गूंज अनगूंज सर्वत्र सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री तो हिंदी में बोले, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में बोलकर लोगों को एक आश्चर्यचकित कर दिया था कि हिंदी भी इतनी सशक्त भाषा है। और इससे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वयं हिंदी में भाषण किया। विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी हिंदी में प्रभावी हिंदी बोलकर स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। हमारे राजपूत साहब हैं वहां, उन्होंने भी बताया इसके बारे में। पूरे विश्व के अंदर हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा इस समय, ये स्थिति निर्माण हुई है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम जी ने हिंदी का अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रतिपादित किया। सन 2006 के बाद से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क ने जर्मन भाषा को पूरे देश में प्रयुक्त होने वाली एकमात्र भाषा के रूप में घोषित किया, जिससे तत्समय जर्मनी में विभिन्न भाषाओं के प्रचलन में होने के बावजूद आज सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा जर्मन ही है। जैसे जापान में अभी बताया हमारे अध्यक्ष जी ने कि जापान में जापानी भाषा के माध्यम से जापान को एक जबरदस्त विकसित देश बना सकने में सफलता प्राप्त हुई है। तो अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में प्रगति होती है, विकास होता है, उसको रोक नहीं कोई सकता। इसी प्रकार से चीन बहुभाषी देश होने के बावजूद वहां की मुख्य भाषा मंदारिन, जापान में जापानी तथा रूस जैसी विविधतापूर्ण देश में रूसी भाषा की सर्वप्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हुई है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 5 तक
शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाए जाने की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिनका परिणाम एक पीढ़ी के बाद सामने आएगा। 21वीं शताब्दी का युग तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज विश्व में संस्कृत सहित सभी भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे हैं तथा भाषा विज्ञान के नए सिद्धांत भी तदनुसार विकसित हो रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी से एक सार्वभौमिक भाषा के जन्म लेने की संभावना भी बनती जा रही है। पूरे विश्व में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है, जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में विश्व में दूसरे स्थान पर है। फिर भी अपने ही देश में हिंदी को सम्मानजनक स्थान न प्राप्त होना ऐसे कई लोगों की तरफ से कहा जाता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं अनुभव करता। हिंदी को अपने देश में अब सम्मानजनक स्थान बड़ी तेजी के साथ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, प्राप्त होगा। बगैर हिंदी के नहीं चल सकता। और इस पर शिक्षा नीति की भाषाई विश्लेषण पर विचार किया गया है कि अगर हम ढंग से मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हुए प्राथमिक स्तर तक जानकारी रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल करके हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। मैं आशा करता हूं नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कुछ ऐसे सुझाव सामने आएंगे जिससे हमारे देश की भाषाई विविधता को बरकरार रखते हुए हिंदी को अपने देश के साथ साथ विश्व पटल पर भी वह सम्मान प्राप्त हो सके जिसकी वो हकदार है। हमारे जो जिन लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया है, सभी लोगों के विचार के अंतर्गत ये बात बड़ी उभर करके आई है। भविष्य में विश्व के अंदर भाषा की दृष्टि से जो नेतृत्व करने वाली भाषा होगी ये हिंदी होगी। इसमें हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से लोगों को हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को सीखने के लिए और हिंदी के माध्यम से अपना सारा कार्य करने के लिए लोगों को आना ही पड़ेगा और हिंदी के नृत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा मैं अनुभव करता हूं। इतनी बात कहकर आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से अपनी भाषा को सम्मान देकर ही स्वयं के स्वाभिमान की बात हम कर सकते हैं। आपके उद्बोधन से हम सभी प्रकाशित हुए, हम सबों को सोचने का एक अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से भाषाएं उनके बोलने वाले लोगों के चरित्र का प्रतिबिंबन करती हैं। भाषा जातियों के गुणकर्म के अनुरूप मिलती है। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु अपनी प्राचार्य, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अंग्रेजी भाषा साहित्य की अध्येता हैं, प्रोफेसर हैं। आप प्रवासी साहित्य, हाशिए के साहित्य पर आपका लेखन चलता रहता है। आपका उन विषयों पर अधिकार है। अंग्रेजी में आपकी अनेक पुस्तकें हैं। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर अलका सिंह दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सहज, सरल, सौम्य हमारी दीदी अलका दी। मंच पे सभी को मेरा प्रणाम। हम बसंत महिला महाविद्यालय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन राजघाट की तरफ से आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत कृतज्ञ हैं और नई शिक्षा नीति को लेके ये 3 दिवसीय संगोष्ठी जिसका कि आज उद्घाटन सत्र में हम हैं, आगे चल के जरूर इससे हर कोई लाभान्वित होगा। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय
माननीय श्री कालराज मिश्र जी को के प्रति हमारा विशेष आभार एवं धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके हमारे महाविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी में अपना अमूल्य समय दिया। सर, आपके विचार हमारे मार्गदर्शक बनके ये 3 दिनों में हमें आगे तक ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार हमारे विद्यालय से जुड़ने के लिए, और आपकी इस संगोष्ठी में आज आने से आपकी बनारस काशी की यादें भी कहीं न कहीं ताजा हो गई हैं। हम सभी बहुत खुश होते अगर आप वर्चुअल ना होकर के यहाँ पे प्रस्तुत होते, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। इस मंच के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजपूत सर और प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, दोनों के प्रति मेरा बहुत आभार। आपने अपने भाषण से हम सबको एक दिशा दी है, और शायद ये 3 दिन में हम सब उन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे जिसमें कि एक बहुत अहम बात उभर के आई, तथ्य और तत्व की। और दूसरी चीज जो प्रोफेसर राजपूत सर ने कहा कि बच्चे स्वयं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ग्रहण करते हैं। हम कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के इस संस्था में, जहां स्कूल से लेके कॉलेज तक हम आते हैं, शायद उनकी भी सोच इसी दिशा में थी कि अगर हम बच्चों को बस एक मार्ग दिखाते हैं तो वो स्वतः बहुत कुछ सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। और हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि जापान से जुड़े हम सबके साथ, वो अपने आप में एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और जिस सलीके से उन्होंने हिंदी विषय या मातृभाषा के बारे में हमें समझाया, उससे ये बात निश्चित होती है कि सम्मान और स्वाभिमान वो अपने अंतर्मन से आता है, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी भाषा के लिए और देश के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, जहां की किसी भी अन्य तरह की भावनाएं उसमें ना आ सके। अंग्रेजी भाषा एक जरूरत के तहत, या कोई भी भाषा अगर हमें उससे आती है, उससे कार्य करने में एक आसानी होती है। आप सबके प्रति हमारा बहुत बहुत अपने वसंत महिला परिवार की तरफ से धन्यवाद। श्री एस.एन. दुबे सर, हम अपने जो मैनेजर हैं, वो हमेशा हम लोग के साथ हर प्रयास में रहते हैं, उनका मार्गदर्शन है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रोफेसर शशि कला त्रिपाठी थी, जो हमारी सीनियर हैं, दीदी को बहुत बहुत प्रणाम कि उन्होंने नई शिक्षा नीति जो आज के परिवेश में बहुत ही अहम है, उस पे ये 3 दिन की संगोष्ठी का बहुत ही लगन मेहनत से उन्होंने इसको संजोया है। उनके साथ जुड़ी हमारी वंदना, डॉक्टर वंदना झा, जो कि हमेशा ही हर कार्य के लिए तत्पर रहती हैं और आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी संभालती है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको इस मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। के धन्यवाद में भी सूत्र रूप में बहुत कुछ छुपा था
कि सम्मान स्वाभिमान अपने अंतर मन से आता है और हम अपने अंतर मन को कितना खंगालते हैं, कितना खोजते हैं। बहुत बहुत प्रेरक रहा ये पूरा का पूरा उद्घाटन सत्र। केदारनाथ सिंह की एक पंक्ति है कविता की, मातृभाषा शीर्षक है कि जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा, मैं लौटता हूँ अपनी भाषा की ओर। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन सत्र यहीं समाप्त होता है। हम सभी पुनः आधे घंटे बाद दूसरे प्रथम सत्र के लिए हम सभी मिलेंगे। सबों का बहुत बहुत आभार। वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट के हिंदी परिवार की ओर से विशेष रूप से, पूर्ण रूप से कॉलेज की तरफ से तो है ही, विभाग की भी तरफ से विशेष रूप से आभार, धन्यवाद और प्रणाम। हम लोग पुनः आधे घंटे बाद प्रथम के लिए 1:30 बजे से ही है। अच्छा प्रथम डेढ़ सत्र का अच्छा प्रारंभ 1:30 बजे से है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम लोग अब लगातार अब शुरू करेंगे, जुड़ जाएंगे। प्रथम सत्र से हम लोग जुड़ रहे हैं।